नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि एक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से वीडियो बना दो। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे, सारी डिटेल कि गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है और इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, ये किसान क्रेडिट कार्ड का पर्पस क्या होता है। ये एक्चुअली आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। ऐसे वर्किंग कैपिटल किसानों को कहा जाए तो वो मिलती है। मतलब साल भर के अंदर जो भी आपके खर्चे होते हैं खेती करने के लिए, जैसे कि बीज खरीदने के लिए, रोपने के लिए, या फिर आप कुछ ऐसा काम जैसे वाटर पंप खरीदने के लिए, जो भी चीज़ें एक साल के अंदर यूज हो सकती है खेती में, उसके लिए आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? इसके लिए हर किसान एलिजिबल है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो टेनेंट हो, या फिर शेयर क्रॉपर हो। यानी कि अगर आप खेती करते हैं और आपकी खुद की जमीन है तो आप इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड एक्चुअली एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की तरह मिलता है। मतलब इसमें आप पैसा डिपॉजिट करें, निकालें। जैसे कि आपने व्यापार में देखा होगा, जो लिमिट जिसको कहा जाता है, ऐसे ही किसानों को लिमिट मिलती है। इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है। काफ़ी किसान सोचते हैं कि हमें तो एक बार पैसा निकाल दिया, फिर हमें 5 साल बाद या 2 साल बाद ही जमा करना है। नहीं, आप जमा करिए, निकालिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है, चाहे आपने किसी भी बैंक से ले रखा हो किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसमें बात आती है कि किसी किसान को कितना फाइनेंस या कितना लोन उसकी जमीन पे मिलेगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक DLTC नाम की कमेटी फॉर्म होती है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कंसल्टेटिव कमेटी, और इसके चेयरपर्सन जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। और ये हर साल स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करने का मतलब ये है कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कि अगर हर लैंड को ये दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, इरीगेटेड लैंड, नॉन इरीगेटेड लैंड। मतलब सिंचाई वाली ज़मीन और अनसिंचाई वाली ज़मीन, उस पर कौन सी फसल के लिए कितना फाइनेंस किया जा सकता है, ये सारी डिटेल्स एक टेबल में होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने तहसील ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में स्केल ऑफ फाइनेंस किस ज़मीन पर कितना है। जब आप KCC लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी 5 साल की रहती है। मतलब 5 साल के लिए आपको KCC मिलता है। लेकिन होता क्या है कि हर साल आपको KCC रिन्यू करवाना पड़ता है। मतलब हर साल आपको एक बार तो वो पूरा पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा, और जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो उस वाली प्रक्रिया को नया जूना भी कहा जाता है। और इसमें एक अच्छी खासियत ये होती है कि आपकी लिमिट 10% से इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही आप उसमें एक बार के लिए पूरा पैसा जमा करवाएंगे हर साल। तो 5 साल के लिए आपका फिक्स हो जाता है। अब बात आती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है। यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन को मैं कहूं तो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी KCC लोन पर देती है, ये देखते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो KCC अकाउंट 3 लाख से कम है वो इसके अंदर कवर होते हैं। अगर 3 लाख से ज़्यादा का लोन है तो वो आपका इसमें कवर नहीं होगा। अगर आपने रेगुलर रीपेमेंट कर रहे हैं, हर साल आप अपना नया जूना करवाते हैं, तो गवर्नमेंट आपको इतना सब्सिडाइज कर देती है कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है KCC पर, वो 4% पर एनम पड़ती है। यानी कि एक साल में 4%। किसानों के लिए इससे सस्ता लोन कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि कई किसानों को जानकारी के अभाव में वो KCC को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने KCC ले रखा है या आप लेने की सोच रहे हैं तो हर साल अपने KCC अकाउंट को रिन्यू करवाएं। जनरली जो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको पूरा पैसा एक बार डालना है, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है बैंकों में, चाहे कोई भी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, इनमें क्या प्रैक्टिस है, अगर आप सिर्फ ब्याज का पैसा, जो साल भर में जो ब्याज लगाए उसका पैसा ही जमा कर देंगे तो भी वो आपका अकाउंट नया जूना कर देंगे। मतलब आपका अकाउंट रिन्यू हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर साल अपना अकाउंट रिन्यू करवाएं ताकि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा मिले।
केसीसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आपकी फसल बीमा का जिम्मा भी बैंक का होता है। मतलब आपने केसीसी ले रखा है लोन, तो बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी फसल का वो बीमा करें। अब केसीसी में एक और अच्छी चीज है, आपके बैंक में जितने भी आप लोन लोगे उसमें हर कोई कहेगा कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई अकाउंट सेटल नहीं होना चाहिए। लेकिन केसीसी में ये काफी हद तक रिलैक्स हो जाता है। मतलब अगर आपने कोई केसीसी पुराना ले रखा है, उसको सेटल करवा रख दिया है, तो भी बैंक आपको नया लोन दे देगी। यानी कि सिविल में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आपका कम स्कोर भी है जो किसी एग्रीकल्चर लोन की वजह से, तो भी बैंक आपको फाइनेंस दे देती है। और जनरली बैंक अगर यदि आपने लोन सेटल किया है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद बैंक उसी जमीन पर आपको रीफाइनेंस स्कीम में लोन दे देगी। इंटरेस्ट रेट केसीसी में जनरली बहुत कम होता है। अगर आपका 3 लाख से ऊपर है तो भी आपका सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से 10% तक रहेगा, जो हर बैंक में वेरी कर सकता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। केसीसी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपका आधार कार्ड, केवाईसी होता है, खतरा खतौनी की कॉपी होती है जो कि रेवेन्यू अथॉरिटी से साइन करी हुई होती है, और क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब आप कौन सा खेती अपने उस पर उगाने वाले हैं। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं जो आपके नज़दीक है, आप वहां पर जा सकते हैं। जनरली होता है क्या है कि जो आपकी खेती की जमीन है उसके नज़दीक जो सबसे नज़दीक ब्रांच होती है वो आपको फाइनेंस देती है। तो आप जाएं और लेके अपना फाइनेंस करवाएं। अब जब आप केसीसी ले लेते हैं तो बैंक क्या करता है कि जो रेवेन्यू अथॉरिटी है आपके डिस्ट्रिक्ट की या तहसील की, वहां पर आपकी जमीन पर वो अपना लीन मार्क कर देते हैं। रहन, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि आप रहन मार्क कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, फसल 2 पार्ट में डिवाइड करी जाती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो आपने अगर रबी क्रॉप के लिए लोन लिया है या खरीफ क्रॉप के लिए लोन लिया है, तो जब सीजन खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आप उसका इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर दें। अब ये देखिए कि बैंक केसीसी अकाउंट को कैसे एनपीए डिसाइड करता है। जनरली आपने देखा होगा पर्सनल लोन पे 90 दिन में अकाउंट एनपीए हो जाता है, लेकिन केसीसी में ऐसा नहीं होता। मैं आपको मोटा मोटी शब्द कहूं तो अगर यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो अगर आपकी 2 क्रॉप फेल हो जाएगी तब जाके आपका अकाउंट एनपीए होगा 36 महीने बाद। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो आपकी अगर 1 क्रॉप फेल हो जाती है तो आप दूसरी क्रॉप में भी उसका जमा करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 36 महीने होते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए। जबकि जो नॉर्मल पर्सनल लोन इन सब में आपके पास सिर्फ 3 महीने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन पीरियड मिल जाता है कि आपका अकाउंट केसीसी अकाउंट में 36 महीने बाद एनपीए होता है। अब बात आती है एनपीए। मुझे पता है कई किसान भाइयों के आज भी अकाउंट एनपीए होंगे, या जिन्होंने पैसा नहीं भरा है किसी जानकारी के अभाव से या कुछ हो गया है और काफी टाइम से एनपीए चल रहा है। क्योंकि आपकी जमीन बैंक हड़प लेगी या बैंक नीलाम कर देगी, ये चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी एक हेडेक रहता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना अकाउंट का सेटलमेंट करवाएं बैंक में जाके, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बहुत अच्छी सेटलमेंट स्कीमें लेके आए हैं। इसके अंदर आपका पूरा ब्याज माफ हो जाता है, और कई बैंक तो 50% तक आपका मूलधन भी माफ कर देते हैं। और इससे भी अच्छा कई बैंक तो आपको रीफाइनेंस में लोन भी उपलब्ध करा देंगे। और मैं आपको राय दूंगा, जनवरी से लेके मार्च तक का ये 3 महीने ऐसे होते हैं, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, हर बैंक में कोई ना कोई ऋण समाधान की स्कीम चल रही होगी और आप उसका लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने केसीसी से रिलेटेड हर टॉपिक इसमें कवर किया है और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है। धन्यवाद फ्रेंड्स।